3 जून की हिंसा में मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी हुई है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा इंस्पेक्टर चमनगंज जनेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। तो कानपुर हिंसा के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने तीनों को सबसे पहले तो लाइन हाजिर किया। देखिए 2 पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि इंस्पेक्टर चमनगंज जनेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। अब उनसे पूछताछ होगी, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि 2 पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। हिंसा के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है और 3 जून की हिंसा का ये मामला है जिसमें 3 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। आपको बता दें कि बजरिया संतोष जो कि सस्पेंड किए गए हैं, इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि इंस्पेक्टर चमनगंज जनेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है और पुलिस कमिश्नर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और चलिए अब बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की महामंथन की कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होगी। 3 जुलाई की शाम तक ये बैठक चलने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली भी होने वाली है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो रैली है 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड में होगी। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार होगी। बैठक में सबसे पहले अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा। इसी से बैठक की शुरुआत होगी और बैठक के दौरान वो राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट देंगे, जहां चुनाव होने वाले हैं। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम होंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह होंगे और भाजपा के कई बड़े दिग्गज भी पहुंचने वाले हैं। तो हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी विजय हुंकार करने जा रही है और जरूरी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलने वाली है और भाग्य लक्ष्मी मंदिर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2020 में योगी ने कही थी मंदिर के नामकरण की बात और निकाय चुनाव का प्रचार करने हैदराबाद गए थे योगी आदित्यनाथ और उस वक्त उन्होंने जिक्र किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी भाग्य लक्ष्मी मंदिर जा चुके हैं और देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम योगी भी हैदराबाद जाने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दें। खास बात यह है कि योगी ने स्थानीय बीजेपी यूनिट की तरफ से चार मीनार के बगल में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने के निवेदन को स्वीकार भी कर लिया है और ऐसे में सबसे पहले वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचेंगे, जिसके नाम पर योगी ने हैदराबाद का नामकरण भाग्य नगर करने की बात कही थी। देखिए इसी मंदिर के ऊपर उन्होंने सोचा था कि हैदराबाद का नाम हो भाग्य नगर और इसका जिक्र भी उन्होंने निकाय चुनाव में कर दिया था। सीएम योगी ने 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया था और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिला था। तो देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी से कौन कौन शामिल होगा, अब उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है जो कि पहुंचेंगे बैठक में। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो भी बैठक में पहुंचेंगे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वो भी पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। इसके अलावा देखिए सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री बैठक में पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम वो नाम है जो उत्तर प्रदेश से जिनका नाम सामने आया जो कि इस बैठक में पहुंच सकते हैं। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी अब उनसे ले लेते हैं। अविनाश, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और 2 दिन महामंथन चलने वाला है 2024 को लेकर, कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या और जरूरी जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई विस्तार से रखिएगा दर्शकों के सामने।
जी देखिए जय, अगर बात करें तो आज और कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में होनी है, लेकिन उसके पहले अगर आज बात करें तो 10 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे कार्यक्रम को लेकर के शुरुआत करेंगे और बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे राज्यों में रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को कार्य करना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचेंगे और 12 बजे के तकरीबन वो हैदराबाद के लिए जाएंगे और वहां पर जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे। चूंकि तमाम सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद पहुंच चुके हैं, तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और कल ही हैदराबाद के अंदर अगर बात करें तो जिस तरीके से 119 विधानसभा तेलंगाना राज्य के अंदर है, तो तमाम सारे 119 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने प्रचार भी किया है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी प्रचार किया, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है इस बार तेलंगाना को जीतना और यही कारण है कि इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हैदराबाद में रखी गई है। और कल नारा भी दिया गया है बाय बाय केसीआर, यानी कि जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं उनको बाय बाय कहने के लिए बीजेपी ने एक नारा भी दिया है। और आज जो बैठक होगी इसमें तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक, और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर से जिस तरीके से कई सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी के खासतौर से बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी वो भी पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे केंद्रीय मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, चाहे उसमें साध्वी निरंजना ज्योति हो या फिर अगर बात करें संजीव बालियान हो, इसके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी हो, ये तमाम सारे केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पे पहुंच चुके हैं और सभी के साथ मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से आगे तमाम सारे कार्यों को बीजेपी वहाँ पे करे और किस तरीके से तमाम सारे लोगों से वहाँ पे संवाद करे, क्योंकि बीजेपी अब बूथ मैनेजमेंट को लेकर के कार्य करने जा रही है, तो किस तरीके से अविनाश, यानी कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में हमें दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं यूपी की नई उड़ान की, क्योंकि यूपी के लोगों को जल्द ही 5 नए हवाई अड्डों की सौगात मिलने वाली है। 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच एमओयू साइन भी हो चुका है। एयरपोर्ट का काम यूपी सरकार करवाने वाली है। एमओयू साइन होने के इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जो कि विकास की दौड़ में किसी कारणवश पीछे रह गए थे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होने से इन क्षेत्रों के विकास को नए पंख लगेंगे। तो यूपी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 5 जगहों पर नए हवाई अड्डे बनेंगे और यूपी में जल्द 5 नए हवाई अड्डे शुरू होने वाले हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में ये एयरपोर्ट बनेंगे और इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच समझौता भी हो चुका है। तो यूपी की ये नई उड़ान क्या है, क्या इसकी जरूरी बातें हैं वो भी समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए अब कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। यूपी में जल्द ही 5 नए हवाई अड्डे शुरू होने वाले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और यूपी सरकार के बीच में इसको लेकर समझौता भी हो चुका है, यानी कि जो पेपर वर्क है वो हो चुका है। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट में ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 5 एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार करने वाली है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन और प्रबंधन इसकी सेवा देगी। जल्द ही इन हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग का काम भी पूरा हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इन जिलों के चयन से फायदा क्या होगा, अब ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों इन जगहों को ही चुना गया है ये अब जान लीजिए। देखिए, आजमगढ़ में एयरपोर्ट शुरू होने से पूर्वांचल को सबसे पहले इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अलीगढ़ हार्डवेयर का महत्वपूर्ण केंद्र है, एयर कनेक्टिविटी से फायदा होगा और चित्रकूट रामायण सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्यटन को भी सबसे ज्यादा इससे फायदा पहुंचने वाला है। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र की राजधानी रही है, पर्यटन को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सोनभद्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, माइनिंग के लिहाज से यहाँ पर खास चीजें दिखाई देती है और इसी वजह से यहाँ पर अगर एयरपोर्ट बनेगा तो फिर इसमें इजाफा भी दिखाई देगा। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, चलिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, 5 नई उड़ानें शुरू होने वाली है, 5 जगहों के जो लोग हैं उन्हें सौगात मिलने जा रही है। कैसे इसका फायदा उन जगहों के लोगों को होने जा रहा है और क्या खास बातें रहेंगी?
जया, मुख्यमंत्री ने ये एयरपोर्ट नहीं दिए हैं प्रदेश को, ये पंख दिए हैं। ये पंख विकास की उड़ान के हैं। और सच बताएं, जो ऐसे इंटीरियर इलाके हैं, आजमगढ़ जैसा क्षेत्र जब कभी सोचा भी नहीं था, पिछले 5 सालों में जब वहाँ पर शुरुआत हुई, एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। दरअसल आजमगढ़ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो एकदम कटा हुआ है, पूरी एक तरह से देश से कटा हुआ है, प्रदेश से कटा हुआ है, अलग थलग पड़ा है। चाहे आजमगढ़ हो, चाहे चित्रकूट हो या सोनभद्र हो, ये श्रावस्ती एक छोटा सा जिला है जहाँ पर अभी एयरपोर्ट की बात हुई है। तो ये चारों जिले ऐसे हैं जो कटे हुए हैं समाज से। एक तरह से प्रदेश का वहाँ पर आना जाना, आवाजाही बहुत मुश्किल होती है। एयरपोर्ट बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा आजमगढ़ के लिए मैं बताऊँ। आजमगढ़ के 90% लोग या तो सऊदी अरब में काम करते हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं। उनके आने जाने के लिए एक साधन होगा, हवाई साधन, यानी कोई भी इमरजेंसी होगी तो जल्दी आ सकेंगे। पैसा है उनके पास, लेकिन ऐसे संसाधन नहीं है, क्योंकि वो एयरपोर्ट अगर हवाई जहाज से आते हैं तो लखनऊ आते हैं, लखनऊ से यहाँ से लंबी यात्रा उनको करनी पड़ती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने की वजह से थोड़ा सा रास्ता आसान हुआ है। वही स्थिति सोनभद्र में भी है। जो नक्सली एरिया है वो और बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनने से विकास की गतिविधियाँ होंगी। नक्सलाइट के खिलाफ अभियान चल रहा है और बिहार से संबंधित जो लोग आना जाना वहाँ होता है, जो उड़ानें होती हैं वो होंगी। चित्रकूट में बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बन रहा है, पहाड़ी पर एक खूबसूरत एयरपोर्ट बन रहा है। और चित्रकूट अयोध्या की तरह ही राम के लिए, श्री राम के लिए जानी जाती है, धर्म नगरी है। वहाँ पर भी लोगों का, श्रद्धालुओं का देश विदेश से आना जाना है। अलीगढ़ अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का नोड बन रहा है, यानी वहाँ भी बहुत मेजर एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। इसलिए इन चारों जगहों के अलावा जो एक और एयरपोर्ट बनना, यानी 5 जगह पर एयरपोर्ट बनने हैं, वो प्रदेश को, इन सारे जिलों को जो इंटीरियर में पड़े हैं उसको प्रदेश को जोड़ेंगे और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास की संभावनाएं जगेंगी। जो वहाँ का स्पेशलाइजेशन है, जो प्रोडक्ट है वहाँ के, वो मल्टीनेशनल मार्केट में जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे और वहाँ के लोगों का आना जाना सुगम होगा, यात्राएं सुगम होगी, समय बचेगा हो जाएगी, और लोगों को सहूलियत भी मिल जाएगी और इसी वजह से इसे बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और योगी कैबिनेट के मंत्री फिर से एक्शन में अब आपको दिखाई देने वाले हैं। एक बार फिर से अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर यूपी के मंत्री रहेंगे। दरअसल ये मंत्री अपने क्षेत्र में बरसात को लेकर व्यवस्था और हालात की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रम की भी समीक्षा ये मंत्री अपने इलाकों में करने वाले हैं। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान भी करवाएंगे। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर लगातार एक्शन मोड में कैबिनेट के मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां का दौरा करेंगे, वहां पर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बरसाती सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में वहां पर कितनी दिक्कतें हैं या कितना काम पूरा हो चुका है, इसी बात की वो तस्दीक करेंगे, इसकी समीक्षा करने वाले हैं। तो फिर से आपको एक्शन मोड में कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई देने वाले हैं। और उधर सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर अपना दल में घमासान मच चुका है। अपना दल एसपी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल लखनऊ में एक ही जगह पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अड़ गई हैं। सोनेलाल पटेल की जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इसको लेकर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 2 बेटियां अनुप्रिया और पल्लवी पटेल के बीच सियासी वर्चस्व के लिए अदावत जारी है। अब दोनों बहनें डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर आमने सामने आ गई हैं। अपने पिता की जयंती का कार्यक्रम करने के लिए अनुप्रिया और पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक किया था, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जयंती मनाने के लिए इजाजत दे दी, जिस पर पल्लवी पटेल भड़क गई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर चलने वालों में से हम हैं और उनके गुजर जाने के बाद लगातार हर वर्ष उनकी जयंती और उनका परिनिर्वाण दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। और ऐसे में इस बार भी हम राजधानी में उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। सबसे पहले हमारा रविंद्रालय बुक हुआ, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने दूसरा प्रेक्षागार विश्वरैया उसको बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हमने बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस संबंध में मैं एसआई से लेके अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिल के आ रही हूँ और मैंने बोला कि मेरे कार्यक्रम की जगह को कैंसिल करने का आधार क्या है। तो मुझे आधार कोई नहीं बता पा रहा। नीचे से लेके ऊपर तक का अधिकारी मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दोनों बहनें आमने सामने आ गई हैं।
इस साल हुए विधानसभा चुनाव में सोनेलाल पटेल की विरासत पर नई जंग छिड़ गई थी। अनुप्रिया पटेल का गुट जहां भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो वहीं कृष्णा पटेल गुट समाजवादी पार्टी के साथ है। और ऐसे में अब सोनेलाल पटेल की जयंती पर भी दोनों गुट झुकने को तैयार नहीं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी पल्लवी पटेल आवेदन रद्द होने के बावजूद कार्यक्रम के आयोजन पर अड़ी हुई हैं। मेरा दोष ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर ऊपर वाले को हरा दिया तो आप मुझे अपने कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे। आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने ऊपर वाले को हराया है तो मेरे कार्यक्रम को रोक करके मैं उससे बड़ा वाला कार्यक्रम यहाँ पर जुर्म करने वाली हूँ, आप मुझे रोक लीजिएगा। दरअसल जिन सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुर्मी वोट के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, लेकिन अब उनके परिवार में विरासत की लड़ाई आर पार आ चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले और इस विवाद में दोनों पक्षों के 17 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं, किस तरीके से टक्कर होने के बाद लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए, एक दूसरे को जमकर पीटा गया और 17 लोग दोनों पक्षों से घायल हुए। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। जिन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें से एक बदमाश घुन्ना पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिस पर मैनपुरी और फिरोजाबाद में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा भी बरामद किया। और उधर ग्रेटर नोएडा में एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भीषण थी कि सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पेंट की दुकान में आग लग गई। यहाँ कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सारा सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश चल रही है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पेंट और हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारा सामान जलकर राख हो गया है। नुकसान लाखों का बताया जा रहा है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची सूचना मिलने के बाद और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। और उधर अयोध्या के एक निजी स्कूल में झूले का पिलर टूटने से एक बच्चे की मौत हो गई। लंच के दौरान बच्चा झूला झूल रहा था, लेकिन अचानक पिलर उखड़ने की वजह से 3 बच्चों के ऊपर पिलर गिर गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल खुलने का पहला दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक स्कूल में मातम छा गया। कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह पर खुले निजी स्कूल की वजह से एक बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अयोध्या के एक स्कूल में लंच हुआ तो बच्चों ने बाहर निकलकर लंच किया। कुछ बच्चे खेल खेलने लगे तो कुछ बच्चे झूला झूलने लगे। झूला झूलते समय झूले का पिलर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए और इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। झूला झूलने के दौरान पिलर गिर गया, जिसमें बच्चे दब गए, जिसमें हॉस्पिटल में संभवतः एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे जिला अस्पताल चिकित्सालय में एडमिट हैं। राम की नगरी अयोध्या में जिस स्कूल आर्यन शिक्षण संस्थान में ये हादसा हुआ, वो शिक्षा विभाग के मानकों पर नहीं चल रहा था। दरअसल ऐसे स्कूलों को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। सही मायने में देश भर में खुले इस तरह के संस्थान महज शिक्षा के शोरूम हैं, जहां तरह तरह के लेबल लगाकर शिक्षा के एवज में मोटी कमाई की जाती है और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन का रटा रटाया जवाब आता है। अब देखिए, इसके लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में उनके विभाग से पत्राचार करके इसकी जांच कराई जाएगी, चाहे विद्यालय उनके मानक के अनुरूप है या नहीं, और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में हुए हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं,
जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ऐसे स्कूल पर कार्रवाई कब तक होगी जो बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मासूम किसी के घर का दीपक और किसी के बुढ़ापे की लाठी ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर से लगते कॉर्बेट पार्क के जंगल में बाघ की दहशत है। इलाके में टाइगर की मूवमेंट होने से लोग दहशत में हैं। बाघ की दहशत ऐसी कि लोग जंगल जाने से भी डरने लगे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में अब गश्त बढ़ा दी है और साथ ही लोगों को कहा है कि वो अकेले जंगल में ना जाए। देखिए तस्वीरें कैद हुई हैं जो कैमरे में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल का एरिया, लेकिन ये रिहायशी इलाकों से बिल्कुल सटा हुआ है और वहां पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर के एक शख्स को झूठे मामले में 26 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अवैध तमंचा रखने के झूठे आरोप में 1996 में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत न मिलने के बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कहते हैं सच कभी पराजित नहीं होता। एक बुजुर्ग के झूठे मुकदमे के खिलाफ सच की लड़ाई 26 साल तक लड़ी गई। आखिर में जीत बुजुर्ग की हुई और उन्हें उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। पुलिस वाले आए, वे मुझे उठा के ले गए। उन पुलिस वालों ने मुझे यहाँ चौकी में रखा, चौकी पर फिर मुझे वहाँ ले गए। मेरे पे कट्टा और कारतूस रखकर मुझे जेल में शाम तक उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद 2-2.5 महीने बाद मेरी जमानत हुई। मैं अपने घर आया, इन पर तारीखों पर जाता रहा। मैंने 24 साल ये केस कैसे भी है, मैंने कोई तारीख नहीं, आंधी हो तूफान हो, किसी मैंने छोड़ दिया। 24 साल मैंने ये केस लड़ा। मुजफ्फरनगर के रूहाना खुर्द गांव के रहने वाले राम रतन को पुलिस ने 2 नवंबर 1996 को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की 400 तारीखें पड़ी और 26 साल तक राम रतन लगातार न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। जवानी में शुरू हुई उसकी न्याय की लड़ाई बुढ़ापे में जाकर खत्म हुई और जीत सच्चाई की हुई। मेरे जैसे आदमी को झूठा फंसा करके, ये उसमें करके, मेरी घर की स्थिति खराब करके और जी क्या कहते अपने केस दिखाकर नंबर बढ़ा गए और जी मुझे वहाँ फांस दिया। मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना। मैंने इस सरकार से यही अपील है मेरी, इन जैसे लोगों को सज़ा दी जाए और मुझे जितना मेरा आर्थिक नुकसान हुआ, मेरे बच्चे नहीं पढ़े, मेरे घरवाली बीमार है, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए, तो उसमें मुझे सहायता दी जाए। पुलिस ने ना तो कोई इसमें गवाह दिया, ना उसमें कोई उन्होंने पैरवी करी। वो झुका तो चलता रहा, वो बेचारा तारीखों पे आता रहा। झूठे केस में फंसे राम रतन की जवानी मुकदमे में चली गई। वो बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेटियों की सही से शादी नहीं करा पाया। इसका मलाल उसके परिवार को भी है। लगभग 400 साढ़े 400 तारीख के आसपास मेरे फादर अदालत में पहुंचे हैं और अपनी तारीखों पर मौजूद रहे हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर रही है कि किसी ने हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं समझा। हमारी आर्थिक स्थिति में यह है कि मेरी 2 सिस्टर अनमैरिड रही है, अनमैरिड कह रहा हूँ, अनएजुकेशन रही है, वे उनकी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाई है। और कर्जा लेके हमने अभी भी अपनी एक सिस्टर की शादी की है, कर्जा लेकर के हमने शादी की है। मुकदमाबाजी में राम रतन की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई। जब भी वो 26 साल चले लंबे मुकदमे के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि क्या गरीबों को देश में न्याय मिलने में इतना समय लगता है। अब राम रतन ने सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग की है, जिससे उनके घर की हालत कुछ सुधर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।